नमस्कार दोस्तों, हम क्राउन समान ज्ञान देख रहे थे और अभी हमारा चल रहा है भारत का प्राचीन इतिहास। तो ये 1.8 है मौर्य साम्राज्य, जिसका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा है। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसने चाणक्य, जिनका अन्य नाम था विष्णुगुप्त और कौटिल्य, की मदद से मगध के नंद वंशीय शासक घन नंद को मारकर मौर्य वंश का शासन कायम किया। इसके बारे में जानकारी के लिए हमारे पास कुछ साहित्यिक स्रोत हैं। उसमें पहला है अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मतलब कि अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। मौर्य वंश के राज व्यवस्था की विस्तृत जानकारी देता है। यह 15 अधिकरणों में विभाजित है। कौन? ये अर्थशास्त्र पुस्तक जो है 15 अधिकरण में विभाजित है तथा इसमें राजा के 7 अंगों का वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र में राजा के 7 अंगों का वर्णन किया गया है। उसमें से हैं स्वामी, जो कि राजा होता था, अमात्य, जो कि मंत्री था, तीसरा है मित्र, चौथा है सेना, पांचवा है कोश, कोश जो मुख होता था राज व्यवस्था का, और छठा है दुर्ग और सातवां है जनपद। इस ग्रंथ की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अर्थशास्त्र मुख्यतः सूत्र के गद्य रूप यानी संस्कृत में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस। इसकी रचना विशाख दत्त ने की थी। नंद वंश के पतन और मौर्य वंश के उत्थान के बारे में जानकारी देता है यह मुद्रा राक्षस। तीसरा है इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट है जस्टिन। तो जस्टिन के बारे में क्या है? जस्टिन एक यूनानी लेखक था। इसके अनुसार चंद्रगुप्त ने पूरे भारत पर विजय प्राप्त की थी। फिर है दीप वंश एवं महावंश। ये सिंहली साहित्य है। तो दक्षिण में जो बौद्ध का प्रसार हुआ था वो उससे संबंधित है दीप वंश एवं महावंश। इनके अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में किया था। फिर है जूनागढ़ अभिलेख। तो साहित्य के अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें हैं। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, जो कि संस्कृत भाषा में है, चंद्रगुप्त के नाम का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? तो रुद्रदामन से। और ये किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। इसमें मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुष्यगुप्त वैश्य ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सिंचाई व्यवस्था के लिए करवाया था। अशोक के कुछ अभिलेख हैं। तो अशोक के इतिहास की जानकारी उसके अभिलेखों से मिलती है। अशोक पहला भारतीय शासक था जो अभिलेखों द्वारा अपनी प्रजा को सीधे संबोधित करता था। तो इसलिए ये लाइन महत्वपूर्ण है। अब अशोक के अभिलेख को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले है दीर्घ शिलालेख, फिर है लघु शिलालेख, फिर है पृथक शिलालेख और चौथा है दीर्घ स्तंभ लेख, पांचवा है लघु स्तंभ लेख। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक एवं ग्रीक लिपियों में मिलते हैं, मतलब 4 लिपि में। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं तथा खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो ये लाइन महत्वपूर्ण है। ब्राह्मी लिपि का मतलब ये हुआ, जैसे ब्राह्मी लिपि को अगर मैं बी से डिनोट करता हूँ तो बाएं से दाएं मतलब कि इस तरीके से, जैसे अभी हम लोग लिखते हैं। फिर है खरोष्ठी लिपि, तो इसको के एच से डिनोट करते हैं और समझने के लिए दाएं से बाएं बोल रहा है तो इस तरीके से, ऐसे जैसे कि हम लोग नहीं लिखते हैं अभी। तो खरोष्ठी लिपि इस तरह से लिखा जाता था। फिर लिखा हुआ है अशोक के सर्वाधिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है। अशोक के अभिलेखों में उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने 1837 में पढ़ा था। भब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है। तो यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि अशोक ने स्वयं को सम्राट कौन से अभिलेख में कहा है? तो भब्रू अभिलेख में, भब्रू या भाब्रू। अशोक के शिलालेखों और उनके विषय के बारे में कुछ जानकारी है। तो एक साइड शिलालेख है, दूसरी साइड विषय है। पहला शिलालेख पशुवध निषेध से संबंधित है, मतलब पशुवध नहीं करना चाहिए, ये सीख देता है। दूसरा शिलालेख विदेशों में धर्म प्रचार एवं मनुष्य एवं पशु चिकित्सा का उल्लेख किया गया है। तो एवं 2 बार दिया गया तो मैं कंफ्यूज हो गया, फिर से बोलता हूँ। दूसरा शिलालेख विदेशों में धर्म प्रचार, मनुष्य एवं पशु चिकित्सा का उल्लेख दिया गया है। तीसरा शिलालेख क्या है? राज्युक एवं युक्त की नियुक्ति एवं अधिकारियों को हर 5 वर्ष पर राज्य भ्रमण करने का आग्रह किया गया है तीसरे अभिलेख में। ये रज्जुक उस समय के अभी के आईएएस की तरह होते थे, रज्जुक अधिकारी। चौथा शिलालेख है धम्म घोष का भेरी घोष के स्थान पर प्रतिपादन। पांचवा शिलालेख धम्म महामात्रों की नियुक्ति से संबंधित है। छठा शिलालेख, इसमें जन्म मामलों
को निपटाने के लिए प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख किया गया है। और 7वां अभिलेख जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, अशोक के सभी धार्मिक मतों के प्रति निष्पक्षता रखेगा। तो ये बातें हैं। 8वां शिलालेख, बोध गया की यात्रा का उल्लेख एवं बिहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन किया गया है। 9वां शिलालेख सच्चे विधानों एवं शिष्टाचार का वर्णन करता है। 10वां शिलालेख जो है ये अशोक के उद्यम का लक्ष्य धम्माचरण की श्रेष्ठता घोषित करता है। और 11वां शिलालेख धम्म के तत्वों का प्रकाशन से संबंधित है। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता पर जोर दिया गया है, जो दरअसल भारत की मूल संस्कृति में भी शामिल है। धार्मिक सहिष्णुता, गांधी जी भी इसके पालन करते थे। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध के बाद धम्म विजय की घोषणा, विदेशों में धम्म प्रचार, जो कि 5 विदेशी राज्य की चर्चा की का उल्लेख किया गया है 13वें शिलालेख में। तो ये 13 शिलालेख हो गया। अभी 14वां भी है। 14वें शिलालेख में पहले 13 शिलालेखों का पुनरावलोकन है तथा अशोक के साम्राज्य को महाल के विजेते की संज्ञा दी गई है। फिर है स्तंभ लेख। तो स्तंभ लेख में क्या, इनकी संख्या 7 है। स्तंभ लेखों की संख्या 7 है और ये 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। संख्या जरूर 7 है, लेकिन 6 स्थान से अशोक के स्तंभ लेखों की प्राप्ति हुई है। वो है रामपुरवा, दिल्ली टोपरा, मेरठ, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज एवं कौशाम्बी, जो कि प्रयागराज से संबंधित है। और ये लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज ये बिहार में है। आगे है अशोक के उत्तरी पश्चिमी शिलालेख। सबसे पहले शिलालेख है, फिर स्थान, फिर भाषा। तो लमगान शिलालेख कहाँ मिला है? पुल ए दारून में। ये कहाँ है? अफगानिस्तान में है। इसकी भाषा अरामाइक है। फिर है तक्षशिला शिलालेख, ये तक्षशिला से मिला है और इसकी भी भाषा अरामाइक है। तक्षशिला पाकिस्तान में, आपको तो पता ही होगा। फिर है कंधार शिलालेख, ये सारेकुना, अफगानिस्तान का एक जगह है सारेकुना, यहीं से मिला है कंधार शिलालेख। वैसे कंधार के नाम से ही समझ में आ रहा होगा। इसका भी भाषा अरामाइक है और यूनानी ग्रीक भी है। तो ये पॉइंट थोड़ा महत्वपूर्ण था। अशोक के लघु शिलालेख, तो स्थान और लघु शिलालेख, तो मध्य प्रदेश से लघु शिलालेख प्राप्ति वाला जो है वो है रूपनाथपुर का लघु शिलालेख, गुर्जरा का लघु शिलालेख, बुधनी लघु शिलालेख जो कि सीहोर में है। उत्तर प्रदेश में हरौरा जो कि मिर्जापुर में, यहाँ से लघु शिलालेख प्राप्त हुआ। राजस्थान में बैराट, भाबरू और भाबरू जो कि जयपुर से संबंधित है। इसी भाबरू से संबंधित अभी कुछ हमने बात किया था, जहाँ पर अशोक अपने आप को सम्राट कहता है। तो राजस्थान में बैराट और भाबरू से लघु शिलालेख की प्राप्ति हुई है। भाबरू जयपुर के पास है। कर्नाटक से ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, पालकीगुड़, जटिंग रामेश्वरम और गोबीमठ, सन्नति और मास्की, इन सब जगहों से लघु शिलालेख की प्राप्ति हुआ है, जो कि सब कर्नाटक में है। आंध्र प्रदेश में एर्रागुडी, राजू लमंडागिरी, ये सब सारे जगह हैं जहाँ से, मतलब सारे क्या, 2 ही जगह तो हैं जहाँ से लघु शिलालेख अशोक के प्राप्त हुए हैं। फिर बिहार का सासाराम और चंदनवीर पहाड़ी, सासाराम का चंदनवीर पहाड़ी जो है, तो यहाँ से प्राप्त हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी अगर आए बिहार वाले किसी एग्जाम में कि चंद्रवीर पहाड़ी कहाँ है, तो सासाराम में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मौर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जाति एवं उसका वंश विवादास्पद विषय है। कोई कहता है शूद्र जाति से थे, कोई कहता है क्षत्रिय जाति से थे। उसके वंश से संबंधित विभिन्न मत हैं जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से मत हैं? सबसे पहला मत है ब्राह्मण परंपरा के अनुसार शूद्र है, मूरा नामक स्त्री से उत्पन्न हुआ था। महावंश जो कि बौद्ध साहित्य है, उसके अनुसार है कि क्षत्रिय है, गोरखपुर में मौर्य नामक क्षत्रिय कुल से प्राप्त हुआ था। फिर है परिशिष्ट पर्वन, इनका कहना है, मतलब इस साहित्य का कहना है, परिशिष्ट पर्वन साहित्य का, कि मोर पालक का पुत्र था। मुद्रा राक्षस का कहना है, मुद्रा राक्षस का, कि ब्रिसल मतलब कि शूद्र वंश से उत्पन्न हुआ था। और राजपूताना गजेटियर का कहना है कि वो राजपूत थे मौर्य। राजनीतिक इतिहास देख लेते हैं मौर्य वंश का। तो चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका शासनकाल 322 से 298 ईसा पूर्व तक रहा, तो चंद्रगुप्त एक स्वेच्छाचारी शासक था और सारे अधिकार अपने ही हाथों में रखे हुए था। 305 ईसा पूर्व में चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब प्रांत के यूनानी गवर्नर यूडेमस एवं सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को पराजित किया। संघर्ष के बाद हुई संधि की शर्तों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को हेरात, कांधार, काबुल एवं मकरान के प्रदेश प्राप्त हुए। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार में दिए थे। अच्छा, कुछ और पॉइंट है इस बॉक्स में। चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम, जैसे एक नाम है सेंड्रोकोट्स, ये सेंड्रोकोट्स के रूप में प्रयोग किया है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए स्ट्रैबो ने, एरियन
जस्टिन के ग्रंथों में, और एक नाम है एंड्रोकोट्स, ये प्रयोग किया गया प्लूटार्क के द्वारा। फिर है चंद्रगुप्त जो कि जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है इससे संबंधित 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार देने के बाद का जो पॉइंट है, सेल्यूकस की पुत्री हेलेना, जिसका नाम कार्नेलिया भी है, अगर आपने चंद्रगुप्त नाटक पढ़ा होगा तो सेल्यूकस की पुत्री हेलेना यानी कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जहां उसने इंडिका की रचना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही स्थूलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन सन्यासी भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला, जो कि मैसूर कर्नाटक में है, चला गया, जहां उसने चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त बस्ती बसाई और संलेखना पद्धति द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो संलेखना पद्धति आपको समझ में आ रहा है, ना ही आहार लेना है, ना ही जल लेना है, और फिर मृत्यु को प्राप्त कर लेना है, उसे संलेखना पद्धति कहते हैं, जो जैन धर्म का एक पवित्र, क्या कह सकते हैं, संस्कार है, पवित्र माना जाने वाला संस्कार है। अब मेगास्थनीज के बारे में, तो सेल्यूकस निकेटर का दूत मेगास्थनीज 7 वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। उसकी कृति इंडिका अप्राप्य है, मतलब कि प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन उसके उद्धरणों को यूनानी लेखक एरियन, डायोडोरस, स्ट्रैबो आदि ने अपने लेखों में उद्धृत किया है। उसने पाटलिपुत्र को पोलिम ब्रोथा कहा है। तो पाटलिपुत्र का नाम पोलिम ब्रोथा किसने कहा है? तो ये कहा है मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था: कृषक, शिकारी, मंत्री, दार्शनिक, निरीक्षक, व्यापारी एवं योद्धा। उसके अनुसार भारतीय शिव को उन्होंने कहा है डायोनीसियस कहा है शिव भगवान को, और कृष्ण को बोला है हेराक्लीज। तो हेराक्लीज की पूजा करते थे, ऐसा मतलब उन्होंने लिखा है अपने ग्रंथों में। पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों, मतलब प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों द्वारा संचालित किया जाता था, और मेगास्थनीज ने कौटिल्य का वर्णन नहीं किया है। आगे देखते हैं चाणक्य यानी कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त के बारे में। तो चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, इसके पिता चनक थे। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है, और चाणक्य की ग्रंथ अर्थशास्त्र को मैकियावेली की रचना प्रिंस से तुलना की जाती है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र जो 15 अभिकरणों यानी खंडों में विभाजित है के अनुसार राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। स्वामी जो कि राजा होता था, अमात्य जो कि मंत्री होता था, मित्र, सेना, कोष, दुर्ग और जनपद, ये 7 अंग थे जो महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी शासन के लिए, ऐसा चाणक्य का मानना था। डॉक्टर श्याम शास्त्री ने सर्वप्रथम 1909 में इसे प्रकाशित करवाया था। आगे देखते हैं, पुराणों में चंद्रगुप्त को श्रेष्ठ ब्राह्मण, जिसको द्विजर्षभ भी कहते हैं, कहा गया है। कौटिल्य के अनुसार राजा धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालक होता है। कौटिल्य ने युद्ध के मामले में नैतिकता को गौण माना है। आगे मतलब युद्ध जब हो रहा हो तो कोई नैतिकता की जरूरत नहीं, ऐसा कौटिल्य का मानना है। तो निबंध में ये रेफर किया जा सकता है। बिंदुसार तो 298 से 273 ईसा पूर्व का समय काल रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा है। बिंदुसार अमित्रघात के नाम से भी प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। कुछ पॉइंट इस बॉक्स में हैं। बिंदुसार के कुछ और भी नाम हैं, जैसे एक नाम है भद्रसार, ये वायु पुराण में कहा गया है। अमित्रोचेट्स, ये यूनानी लेखक ने यूज किया है बिंदुसार के बारे में। सिंह सेन भी बिंदुसार को कहा जाता है जैन ग्रंथों में। अलिट्रोकेट्स भी कहा जाता है बिंदुसार को स्ट्रैबो के द्वारा, और बिंदुपाल भी कहा गया बिंदुसार को, चीनी विवरण में ये नाम मिलता है। वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कौन? बिंदुसार। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसे शांत करने के लिए उसने अशोक व सुसीम को भेजा था। स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार के दरबार में सीरियाई शासक एंटियोकस फर्स्ट, जिसको सेरेटर भी कहते हैं, तो एंटियोकस फर्स्ट ने डायोमेकस को अपना दूत बनाकर भेजा, जिसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। टॉलमी सेकेंड ने भी डायोनिसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने का अनुरोध किया था। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था, परंतु बाद में खल्लाटक प्रधानमंत्री बना था। तो ये थोड़ा सा बिंदु ध्यान रखने वाली है
कि सबसे पहले चाणक्य था प्रधानमंत्री बिंदुसार का, बाद में फिर खल्लाटक बन गया था। तिब्बती लामा तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा है। अब इसके बाद उसका पुत्र अशोक है, तो अशोक के बारे में देखते हैं। 273 से 232 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा है। कई बार परीक्षा में इसके शासनकाल को ही पूछ दिया है, तो 273 से 232 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक शासक बना, जो मौर्य राजाओं में सबसे महान हुआ। अशोक 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, किंतु उसका राज्याभिषेक 4 वर्ष बाद यानी कि 269 ईसा पूर्व में हो सका। अशोक की माता शुभद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का भी गवर्नर था। असंधिमित्रा फिर से पढ़ता हूँ, असंधिमित्रा एवं कारुबाकी को अशोक की पत्नियां थी। तो मतलब असंधिमित्रा और कारुबाकी ये दोनों अशोक की पत्नी थी। अच्छा, कुछ बॉक्स में था, फिर छूट जाएगा, इसको पढ़ ही लेते हैं। अशोक के अन्य नाम है, तो पुराण में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, गिरनार अभिलेख में अशोक मौर्य कहा गया है, भाबरू अभिलेख में पियदस्सी, लौंच, मगध ये सब कहा गया है। मतलब अच्छा, मास्की जो मध्य प्रदेश में है तथा गुर्जरा, निट्टूर एवं उदेगोलम जो कि कर्नाटक में है, इस अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो देखिए ऐसे याद करिए इसको, क्योंकि ये कई बार पूछता है कि अशोक का नाम कौन से अभिलेखों में मिलता है। तो गुर्जरा, निट्टूर, उदेगोलम है ना। तो आपने पढ़ा होगा बचपन में गन, GUN गन, गन मतलब बंदूक। तो गुर्जरा, उदेगोलम, निट्टूर, तो ये 3 ऐसे रखा जा सकता है। इसी तीनों में, ये अच्छा ही कई बार पूछा जा चुका है, इसी तीनों अभिलेख में अशोक का नाम वर्णित है। अच्छा, अब आगे देखते हैं कहाँ तक पढ़ लिया था। यहाँ तक पढ़ लिया था हमने कि असंधिमित्रा एवं कारुबाकी अशोक की पत्नियां थी। अशोक के अभिलेखों में कारुबाकी एवं उसके पुत्र तीवर, कारुबाकी से उत्पन्न जो हुआ था, का उल्लेख किया गया है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। नागदेवी अशोक की एक अन्य पत्नी थी, जिससे उत्पन्न पुत्र और पुत्री थे महेंद्र और संघमित्रा। तो महेंद्र और संघमित्रा आगे देखते हैं, धर्म प्रचार के में भी आएगा। अशोक के अभिलेख में उसे देवा नाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय एवं प्रियदर्शी कहा गया है। कल्हन की राज तरंगनी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। आगे है कलिंग युद्ध के बारे में। तो अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में देवों के प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार नंदराज इस समय कलिंग का शासक था। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ और उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। दूसरे शब्दों में कहें तो अशोक ने भेरी घोष के बदले धम घोष को अपनाया। तो मतलब भेरी घोष मतलब लड़ाई झगड़ा के बदले बात मतलब धर्म के मामले से करना। अच्छा, आपको याद आ रहा होगा इसी कुछ ऐसे ही चीज़ मतलब युद्ध से एक तरीके से तौबा तौबा करने की बात उसमें मिला था ना, जिसमें लिखा हुआ था कि हड़प्पा के जो लोग थे वो विजय से ज़्यादा वाणिज्य पर ध्यान देते थे, इसलिए अस्त्र शस्त्र की कोई उपलब्धि नहीं मिलती है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर अशोक के बारे में बात है, मतलब तुलना दिमाग में आ रहा है। तो देखते हैं, मतलब ये बात फिर से ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे शब्दों में कहें तो अशोक ने भेरी घोष के बदले धम घोष को अपनाया था। युद्ध के पश्चात अशोक निग्रोथ यानी कि अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र के प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। अशोक बौद्ध धर्म की अस्थावीर शाखा का अनुयायी था। आगे है अशोक का धम्म। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज था। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार किया। श्रीलंका में उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को प्रचार के लिए भेजा था। 5वें बृहद शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। एक उपासक के रूप में अशोक 10वें वर्ष में बोध गया, 12वें वर्ष में निगाली सागर और 20वें वर्ष में लुम्बिनी गया था। अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण भी करवाया। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी।
हाँ, और इसका आयोजन हुआ था कहाँ? पाटलिपुत्र में। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेनाटाइन से करते हैं, कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। एक कॉन्स्टेंस झील भी है, कॉन्स्टेंस झील, ये जानते कहाँ मिलेगा आपको? जब स्विट्जरलैंड के मैप को आप देखेंगे ना, तो वहाँ पर आपको लेक कॉन्स्टेंस करके मिलेगा, ब्लू कलर में लिखा हुआ। तो यहाँ पर लिखा हुआ यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। तो कॉन्स्टेंटाइन यहाँ पर रोम का सम्राट था। फिर है दशरथ के बारे में। दशरथ सम्राट अशोक का पौत्र था। दशरथ के शासनकाल में गया, जो कि बिहार में है, स्थित नागार्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ ने भी अशोक की भांति देवनाम प्रिय की उपाधि ग्रहण की थी। फिर है बृहद्रथ के बारे में। यह अंतिम मौर्य शासक था। कौन? बृहद्रथ। इसकी हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की कर दी और नए वंश शुंग वंश की स्थापना की। तो अब मौर्य प्रशासन कैसा था वो देखते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? प्रशासन के अंतर्गत ही देखेंगे ना, मौर्यों की राजनीतिक व्यवस्था कैसा था। तो मौर्य काल में वंशानुगत केंद्रीय राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अनुरूप राजा सर्वोपरि होता था। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को निरंकुश बनाते हुए प्रजा के कल्याण पर ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया गया है। अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना एवं मित्र शामिल थे। मतलब सप्तांग सिद्धांत में अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने बोला था कि 7 चीज़ें महत्वपूर्ण होगी शासन चलाने के लिए। शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ या महामात्र कहलाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 है। उन्हें 48,000 पन वेतन के रूप में मिलते थे। पन क्या होता था? तो 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का होता था पन। और तीर्थ और महामात्र को 18,000 पन दिए जाते थे। अब तीर्थ या महामात्र के बारे में कुछ चीज़ें हैं। तो मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, द्वारिक, अंतर्वेदिक, समाहर्ता, सन्निधाता, प्रशास्ता, प्रदिष्टि, पौर, व्यवहारिक, नायक, कर्मांतिक, मंत्री परिषद, दंडपाल, दुर्गपाल एवं अंतःपाल, ये सब सारे थे तीर्थ या महामात्र। शासन चलाने के लिए मंत्री परिषद का होना जरूरी था, जो शासक को सलाह देने में सक्षम थे। कुछ मौर्य काल के प्रमुख अधिकारी हैं, जैसे पान्याध्यक्ष। तो इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। पान्याध्यक्ष कौन होते थे? यह वाणिज्य और व्यापार का अध्यक्ष होता था। सीताध्यक्ष या कृषि विभाग का अध्यक्ष अधिकारी होता था। और आगे है अक्षपट्टलिक। तो अक्षपट्टलिक कौन होते थे? महालेखाकार होता था। आज के समय में जैसे कैग है, शायद इसी के तुलना के हिसाब से अक्षपट्टलिक होता था मौर्य काल में। पौतवाध्यक्ष मापतौल का अधिकारी होता था और पत्तनाध्यक्ष या बंदरगाहों का अध्यक्ष होता था। तो इसको तो आप गेस कर लेंगे, पत्तन होता है ना बंदरगाह, तो पत्तनाध्यक्ष बंदरगाहों का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट है 2 प्रकार के न्यायालय थे। एक कंटक शोधन था, एक दूसरा था धर्म स्थैर्य। तो कंटक शोधन ये फौजदारी न्यायालय की तरह था और धर्म स्थैर्य ये दीवानी न्यायालय के अंतर्गत था। फौजदारी का मतलब हुआ कि जैसे अपराध, मर्डर ऑर्डर का केस देखने वाला, और धर्म स्तरीय यानी दीवानी मतलब सिविल टाइप के जो मामले को देखने वाला होता है आज के समय में। प्रांत है तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत थे, और परंतु अशोक के शासनकाल में कलिंग विजय के बाद प्रांतों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई थी। प्रांत और राजधानी, जैसे उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी, मध्य क्षेत्र की राजधानी पाटलिपुत्र और अवंतीपथ की राजधानी उज्जैन था। कलिंग का राजधानी तोशली था। आज का उड़ीसा वाला क्षेत्र कलिंग कहलाता था। अशोक के प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे? तो एक साइड अधिकारी है, दूसरा साइड उसका कार्य। समाहर्ता जो कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सन्निधाता जो राजकीय कोषागार और भंडागार का संरक्षक होता था। व्यवहारिक जो दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। धम्म महामात्र जो समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखने का काम करता था। अंतः महात्म्य जो सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाला अधिकारी था। स्त्राध्यक्ष जो महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने वाला अधिकारी होता था। स्त्राध्यक्ष। रज्जुक साम्राज्य में न्याय कार्य करने वाले अधिकारी होते थे। युक्तक जो जिला में राजस्व वसूली का कार्य करने वाले अधिकारी होते थे। आगे है प्रदिष्टा। तो प्रदिष्टा फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था और महामात्य प्रसर्प ये गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। प्रांत को आहार या विषय में बांटा जाता था। जिले के नीचे स्थानिक थे जिनमें से 800 ग्राम होते थे, मतलब स्थानिक के नीचे 800 ग्राम होता था। प्रांत का प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र था। विषयपति विषय का मुखिया था और ग्रामीण किसे कहते थे?
ग्रामिक दरअसल ग्राम का प्रधान होता था तथा गोप 10 ग्रामों का शासन संभालता था। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे गोप निम्नलिखित में से कौन था, तो 10 गांव का शासन संभालने वाला मौर्य काल में। समिति के बारे में दिया हुआ तो मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां थी तथा प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। ये मेगास्थनीज ने बोला है ना, उसमें क्या नाम था एक पुस्तक में जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया था, इंडिका में। तो समिति और कार्य, तो प्रथम समिति में विदेशियों की देखरेख करने की बात कही गई है। द्वितीय समिति में जन्म मरण की देखरेख की बात कही गई है, मतलब जन्म मरण का बर्थ सर्टिफिकेट उस समय से बनता आ रहा है, भाव ये है। तृतीय समिति में उद्योग एवं शिल्पकार का निरीक्षण होता था। चतुर्थ समिति में वाणिज्य एवं व्यापार का निरीक्षण होता था, मतलब निरीक्षण करना उनका काम था। पंचम समिति का काम था निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। और छठे जो समिति थी, छठा समिति बिक्री कर वसूलने का कार्य करते थे वो। सेना के बारे में दिया हुआ है कि मौर्यकालीन सेना कैसी थी। तो सैनिकों को नगद वेतन मिलता था तथा इनकी संख्या कृषकों के बाद सबसे अधिक थी, मतलब मौर्य काल में सबसे ज़्यादा संख्या कृषकों का, दूसरा ज़्यादा संख्या सैनिकों का। मौर्यों के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी। यूनानी लेखक प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी एवं 8,000 अश्वचालित रथ थे। मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों की एक परिषद थी। फिर से पढ़ता हूँ, मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों की एक परिषद थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में विभक्त थी। सेना की 6 समितियां कौन कौन सी थी? तो पहली समिति जो सेना की थी वो जल सेना की देखरेख करती थी। दूसरी समिति जो सेना की थी यातायात एवं रसद की व्यवस्था देखती थी। तीसरी समिति जो सेना की थी पैदल सेना की व्यवस्था देखती थी। चौथी समिति जो सेना की थी वो अश्व सेना के देखरेख करती थी। और गज यानी कि हाथी के सेना की देखरेख करने का काम 5वीं समिति का था। रथ सेना की देखरेख करने का काम 6ठे समिति का था। तो पहला समिति का काम जल सेना का देखरेख करना और रथ सेना का देखरेख करना 6ठे समिति। गुप्तचर व्यवस्था, तो महामात्य प्रसर्प यह गुप्तचर विभाग का प्रधान था। गूढ़ पुरुष यानी अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। संस्था, एक जगह स्थिर होकर गुप्तचरी करने वाले को संस्था कहा जाता था। संचरा, तो घूम घूम कर गुप्तचरी करने वाले को संचरा कहा जाता था। तो 3 प्रकार के गुप्तचर होते थे ना, संचरा, संस्था और गूढ़ पुरुष। आगे है सामाजिक जीवन। तो मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ हो चुकी थी। इसका आधार जन्म था, मतलब कर्म नहीं था, जन्म, जिस जन्म में लिए वही वर्ण कहलाएंगे। तो दासों को कृषि के कार्य में लगाया जाता था, यानी कि दास होते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण को सबसे अधिक सम्मान प्राप्त था। कौटिल्य के अनुसार 15 वर्ण संकर जातियां थी। वर्ण संकर का मतलब कि हुआ कि जैसे माता पिता दोनों अलग अलग वर्ण से हैं, तो कौटिल्य के अनुसार 15 वर्ण संकर जातियां थी जो अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप उत्पन्न हुए थे। तो अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह आपको समझ में आता ही होगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ण संकर जातियों को शूद्र के समान माना जाता था। मेगास्थनीज ने समाज को 7 वर्गों में बांटा है। दार्शनिक, शिल्पी, योद्धा, किसान, अहीर और निरीक्षक एवं सभासद। तो ये 7 समाज के 7 वर्ग थे। अनुलोम विवाह पता है क्या होता है? अनुलोम विवाह में होता है कि इसमें पुरुष उच्च वर्ण का होता है एवं महिला जो होती है वो निम्न वर्ण की होती थी, तो उसको बोलते थे अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम विवाह में ठीक इसके उल्टा हो जाएगा, मतलब पुरुष हो जाएगा निम्न वर्ण का और कन्या जो होगी विवाह के लिए वो उच्च वर्ण की हो जाएगी। एक नियोग प्रथा होता था। तो नियोग प्रथा का मतलब स्त्री का अपने देवर के साथ रहना, ये नियोग प्रथा होता था। देवर मतलब जैसे द्विवर, इसलिए तो उसको कहा जाता है दूसरा वर, ये हुआ इस तरीके से। तो नियोग प्रथा मतलब वैसी स्त्री जो अपने देवर के साथ रहती है। आगे है स्त्रियों की दशा। तो स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा वर्जित थी। उन्हें सम्राट की अंग निरीक्षक नियुक्त किया जाता था। आगे क्या है? समाज में नियोग प्रथा का प्रचलन था। नियोग प्रथा समझ में आ रहा होगा, वैसी स्त्री जो देवर यानी द्विवर के साथ रहती हो। अनिष्कासिनी, वह स्त्री जो घर के बाहर नहीं निकलती थी। गणिका, वेश्या को कहा जाता था। रूपजीवा, स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को रूपजीवा कहते थे। आर्थिक स्थिति, तो मौर्य काल में राज्य आर्थिक रूप से समृद्ध एवं मजबूत था। अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन एवं व्यापार वाणिज्य पर आधारित थी। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य में 26 अध्यक्ष नियुक्त थे जिनका प्रमुख कार्य
राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करना था। आगे क्या है, अच्छा फिर है इससे संबंधित एक पॉइंट कि राज्य कृषकों की भलाई के लिए सिंचाई और जल वितरण की व्यवस्था करता था। थोड़ा सा बॉक्स में कुछ है उसको देख लेते हैं, फिर आगे का पॉइंट देखेंगे। सिक्के के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ से पीटी में क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाएगा। निष्क और सुवर्ण सोने के सिक्के को मौर्य काल में कहा जाता था। करसापन या धरन ये चांदी के सिक्के को मौर्य काल में कहा जाता था। कांकनी ये तांबे के छोटे सिक्के कहलाते थे कांकनी मौर्य काल में, ठीक है। लक्षणाध्यक्ष ये सिक्कों को जारी करने वाला अधिकारी होता था लक्षणाध्यक्ष। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पुष्यगुप्त ने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए गिरनार में, कौन सी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, कृषि सिंचाई वाली बातें जो है, जल वितरण की व्यवस्था और कृषि सिंचाई, तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण भी करवाया गया था। अदेव मातृका यानी अर्थशास्त्र में अच्छी मिट्टी जो होती थी उसे अदेव मातृका कहा गया है। अर्थशास्त्र के अनुसार दो प्रकार की भूमि थी, एक राजकीय स्वामित्व की भूमि और दूसरा निजी स्वामित्व की भूमि। तो भूमि कर 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था। सिंचाई कर 1/3 से 1/5 के बीच था। भू राजस्व एवं सिंचाई कर कुल उपज का 1/2 भाग था। मतलब भू राजस्व के बारे में बोल रहा है, भू राजस्व एवं सिंचाई कर जो होगा वो उपज का 1/2 भाग, मतलब जितना उपजा उसका आधा भाग कृषि की आय पर राज्य द्वारा लिया जाने वाला कर था। आगे क्या है, वस्त्र निर्माण एक प्रमुख उद्योग था जिसका अधिकारी सूत्राध्यक्ष कहलाता था। स्थल मार्ग की अपेक्षा जल मार्ग को अधिक प्रोत्साहन दिया जाता था। उत्तरापथ एक प्रमुख राजमार्ग था। तो आप बताइए, उत्तरापथ एक प्रांत जो था, आपको पता है कि अशोक के समय काल में 5 प्रांतों की संख्या हो गई थी, तो उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। भारत का व्यापार रोम, फारस, सीरिया, मिस्र आदि देशों से होता था। पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति तथा पश्चिमी तट पर सोपारा एवं भड़ौच, जो कि भृगु कक्ष भी कहते हैं भड़ौच को, प्रमुख बंदरगाह थे। तो मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाहों के नाम हैं सोपारा, भड़ौच, ये पश्चिमी तट पर, और पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति। तो ये पश्चिमी पूर्वी में ही कन्फ्यूज कर सकता है बंदरगाह का नाम दे करके पीटी में। श्रेणी उद्योग की संस्थाएं श्रेणी कहलाती थी। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग लिया जाता था। इसे 10वां भाग का मतलब ये हुआ 10 रुपये में अगर बेच रहे हैं तो 1 रुपया बिक्री कर के रूप में देना होगा। इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। बाप रे बाप, मतलब सेल्स टैक्स जो बचाएगा वो मृत्यु दंड उसको मिल जाएगा। अभी ऐसा नहीं है। ब्याज को रूपिका एवं परीक्षण कहा जाता था। ललित कला और वास्तुकला के बारे में देखते हैं। मौर्यकालीन ललित कला और वास्तुकला, तो कला और वास्तुशिल्प में मौर्यों का योगदान महत्वपूर्ण है। क्या है, अशोक ने कई नगरों की स्थापना की, जिनमें श्रीनगर जो कि कश्मीर में है, एवं ललित पाटन जो कि नेपाल में प्रमुख है। ये राजा प्रसाद, ये चंद्रगुप्त मौर्य का राजा प्रसाद जो कि महल को कहते थे राजा प्रसाद, लकड़ी का बना होता था। कुम्हरार जो कि पटना में है, 80 स्तंभ वाले राजा प्रसाद के अवशेष मिले हैं कुम्हरार में। दीदारगंज जो कि पटना के निकट है से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। गुफा के बारे में भी कुछ है कि अशोक ने बरावर की पहाड़ी जो गया के निकट है जहानाबाद में, बरावर की पहाड़ी को काटकर भिक्षुओं के लिए बनाया था। सुदामा की गुफा बनवाई थी। अशोक के पौत्र दशरथ ने लोमस ऋषि जो बरावर समूह की सबसे प्रसिद्ध गुफा है, तो लोमस ऋषि एवं नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो लोमस ऋषि और नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था, तो दशरथ ने करवाया था। जबकि सुदामा की गुफा भिक्षुओं के लिए किसने बनवाया, तो अशोक ने बनवाया था। आगे है अशोक के स्तंभ। तो अशोक के स्तंभ एकास्मक यानी मोनोलिथिक हैं, अर्थात ये एक ही पत्थर से तराश कर बनाए गए हैं, मतलब कोई जोड़ जाड़ नहीं है इसमें। इनके निर्माण में चुनार के बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। इन पॉलिशदार स्तंभों के केवल शीर्ष भाग को जोड़ा गया है, जिनमें सिंह एवं सांड विलक्षण वास्तुशिल्प के प्रमाण हैं, और इसी अशोक स्तंभ फारस के स्तंभ से तुलना की जाती है। सारनाथ के स्तंभ का सिंह उत्कृष्ट स्तंभ शीर्षों में से एक है। इन स्तंभों का निर्माण धर्म के प्रचार के कुछ ऐसे ही होगा, धर्म के प्रचार के लिए किया गया था। लौरिया नंदनगढ़ का अशोक स्तंभ एवं रामपुरवा का वृषभ शीर्ष भी वास्तुशिल्प के उत्कृष्ट उदाहरण है। अशोक का मौर्यकालीन स्तूप के बारे में देखते हैं। तो स्तूपों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है सबसे पहले, और स्तूपों का निर्माण ईंटों से किया जाता था।
सांची का स्तूप जो कि विदिशा मध्य प्रदेश में है, भरहुत का स्तंभ सतना मध्य प्रदेश में तथा सारनाथ स्थित धर्मराज का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। मौर्य काल से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य को देखते हैं। मयूर मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह था। पाली मौर्य काल में आम जनता की भाषा थी और इसी पाली भाषा में बौद्धों ने अपनी प्रवचन दिए थे। तक्षशिला मौर्य काल में उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। और फिर है मोगलीपुत्र तिस्स ने कथा बत्थु, फिर से बोलता हूँ, मोगलीपुत्र तिस्स ने कथा बत्थु की रचना की थी। नंद वंश के विनाश में चंद्रगुप्त ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। अशोक ने तक्षशिला में विद्रोह के दमन के लिए कुणाल को भेजा था। अशोक के समय बुद्ध की मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट था। मौर्य काल भी देख ही लेते हैं, कितना हुआ है, 35 मिनट हो गया है, छोड़ दें कि रहने दें, चलिए देख ही लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा। मौर्य काल, मौर्योत्तर काल के बारे में। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। और शुंग वंश के बारे में कुछ कुछ मुख्य बिंदु है। शुंग वंश का संस्थापक वसुमित्र शुंग था। शुंग वंश की राजधानी विदिशा में थी। पुष्यमित्र के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना यवनों का भारत पर आक्रमण था। यवन विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम के अनुसार पुष्यमित्र शुंग के पौत्र अग्निमित्र का पुत्र जो था वसुमित्र ने यवनों को परास्त किया था। तो यवनों को परास्त किसने किया था? वसुमित्र ने। पुष्यमित्र के पुरोहित पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। पुष्यमित्र के समय ही सांची के स्तूप का आकार दुगना करवाया गया था। शुंग के काल के अन्य महत्वपूर्ण स्तूप हैं भरहुत, बेशनगर और बोधगया। आगे है शुंग काल में संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मण व्यवस्था का पुनरुत्थान हुआ। तो ये लाइन महत्वपूर्ण है। शुंग काल में संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मण व्यवस्था का पुनरुत्थान हुआ। इसी काल में पहला स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना की गई थी। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में उसके अमात्य वसुदेव ने कर दी और कण्व राजवंश का स्थापना किया था। इसने किसने? वासुदेव ने। अब कण्व वंश के बारे में देख लेते हैं। तो कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। इस वंश के अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसकी हत्या सातवाहन नरेश शिमुक ने कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की थी। आप वीडियो को स्पीड में करके देख ही रहे होंगे, मुझे पक्का उम्मीद है। सातवाहन वंश, तो सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुक था, जिसने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर इस वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश की राजधानी गोदावरी के तट पर प्रतिष्ठान था, औरंगाबाद महाराष्ट्र के पास। प्रमुख शासक अब देख लेते हैं। जैसे सातकर्णी के बारे में लिखा हुआ, सातकर्णी फर्स्ट, जो 27 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व के बीच का शासनकाल रहा है। यह इस वंश का एक महान शासक था, जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ संपन्न कराए। इसने चांदी के सिक्के पर अश्व की आकृति अंकित कराई। सातकर्णी फर्स्ट ने दक्षिणापथ का स्वामी की उपाधि धारण की थी। नानाघाट शिलालेख, तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा नानाघाट शिलालेख के बारे में। नानाघाट शिलालेख में सातकर्णी फर्स्ट की उपलब्धियों का वर्णन विस्तार से किया गया है। आगे कुछ बिंदु है फिर हाल के बारे में। हाल फर्स्ट, जिसका शासनकाल 220 ईसा पूर्व से 24 ईसा पूर्व तक रहा है, मात्र 4 वर्ष का। हाल सातवाहन वंश का 17वां शासक था। इसने प्राकृत ग्रंथ गाथा सप्तशती की रचना की, जिसमें 700 श्लोक हैं। गाथा हास सप्तशती भी कहते हैं इसको। हाल के दरबार में ही गुणाढ़ निवास करते थे, जिन्होंने बृहत कथा कोश की रचना की है। आगे है किस चीज़ के बारे में? गौतमी पुत्र सातकर्णी फर्स्ट के बारे में। तो जो 106 से 130 ईसा पूर्व तक के ये रहे हैं। तो सातवाहन वंश का पुनरुद्धार गौतमी पुत्र के समय में हुआ। उसने छहरात वंश का नाश किया, क्योंकि उसका शत्रु नाहपान इसी वंश का था। उसने शकों से मालवा एवं काठियावाड़ भी छीन लिया था। आगे है नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख है। तो नासिक अभिलेख ध्यान रखना है, गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख है इसमें। यज्ञ श्री सातकर्णी फर्स्ट के बारे में है, जिसका शासनकाल रहा 165 ईसा पूर्व से 194 ईसा पूर्व तक। ईस्वी तक है, ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी तक है। 165 ईस्वी से 194 ईस्वी तक। यह सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था, जिसके सिक्कों पर मछली, शंख और जहाज अंकित थे। तो ये लाइन महत्वपूर्ण है यज्ञ श्री सातकर्णी फर्स्ट के बारे में, जिसके सिक्कों पर मछली और शंख और जहाज अंकित थे।
सातवाहन वंश का अंतिम शासक पुलवामी था, चतुर्थ था। कुछ विविध तथ्य है, इसको भी देख ही लेते हैं। तो सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी, जो ब्राह्मी लिपि में थी। सातवाहन काल में चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था, जिसे करसापन कहा जाता था। सातवाहनों ने आर्थिक लेन देन के लिए शीशे के सिक्कों का भी प्रयोग किया है। तो ये पहली बार मिल रहा है शीशे के सिक्कों की जानकारी, और सातवाहन काल की बात है ये। सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमिदान या जागीर देने की प्रथा शुरू की। सातवाहनों में मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। प्रमुख वास्तुकला के बारे में है, तो प्रमुख वास्तुकला कार्ले का चैत्य, भोरघाट जो कि पूना में है, भोरघाट पूना, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण और अमरावती एवं नागार्जुन कोंड के स्तूपों का निर्माण, ये प्रमुख वास्तुकला के बारे में जानकारी है। अब मध्य एशिया से भारत का संपर्क, ये नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ऐसे ही बहुत बड़ा हो गया है, 40 मिनट का हो गया। तो जाने से पहले सब्सक्राइब है कि नहीं ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।